बताइए कि आपकी कुलदीप बिश्नोई से ऐसी क्या दुश्मनी है कि वो जिस पार्टी में होते हैं आप उस पार्टी में नहीं होते हैं? देखिए, उन्होंने कब हजका बढ़ाई, जब उनके भाई कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा सरकार में। आप तो मैंने सुना है आप कहते हैं कि वो सीजनेबल पॉलिटिशियन है। उन्होंने उस कांग्रेस पार्टी को उस समय छोड़ने का काम किया जब उन्होंने कांग्रेस ने उनको राजनीतिक उनको और उनके परिवार को शिखर पे पहुंचाया। आदमपुर के साथ ऐसा ही बना हुआ है। आदमपुर के साथ ऐसे। और जब वो कांग्रेस पार्टी में आए, और आपने भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे धर्मेंद्र जी, उन्होंने वीडियो वायरल है उनके जिसमें वो कहते हैं कि किसी पे भी भरोसा कर लेना, कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा मत करना। इस तरह के दर्शक हम चिल्लाने वाली तो पत्रकारिता करते हैं। नहीं, चिल्लाने बच्चे भी लड़ा था चुनाव। जैसे कि आप कुलदीप जी को लोकल बता रहे हैं, बेसिकली तो कुलदीप जी तो आदमपुर के ही हैं। सीजनेबल नहीं, मैं तो एक और चीज कहता हूँ, वो पॉलिटिकल पिकनिक के लिए आते हैं। ये उनके बयान है, मैं नहीं कहता। ये तो पॉलिटिकल बातें होती हैं, आप भी करोगे। कल तक आप भी भाजपा में थे। अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो क्या लगता है कि आदमपुर जैसी विधानसभा में, जिसने बहुत लंबे समय से राजनीतिक रूप से एक तरीके से बनवासी वो काट रहे हैं वो लोग, उस समय में कुलदीप बिश्नोई गरज के कहेंगे कि मुझे इस बार मौका दो, सरकार तुम्हारे कदमों में आने वाली है, तुम सरकार में होगे, मैं तुम्हारे सारे काम कराऊंगा। उस समय में एक छोटे से गांव न्योड़ी के सतेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने पे हम शिक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य देंगे। तो आपकी बात सुनेंगे लोग या उनकी बात सुनेंगे लोग? सवाल मैं कुलदीप जी से भी कहता हूँ, मैं एक बार फिर से मेरी बात को दोहरा रहा हूं। सवालों के जवाब नहीं देंगे भाई। नहीं, मैं जनता उनसे जवाब लेगी इस बारी। वो जनता को देंगे, जनता के प्रति। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि कुलदीप जी या उनका परिवार का कोई भी सदस्य जब उनके गांव में आए, उनके बीच में आए, उनकी चौपाल पे आए, वो पूछें कुलदीप जी से, यदि आप अपने बेटे हो तो हार्डवर्ड भेजते हो, हमारे लिए क्या किया। नमस्कार दोस्तों, आदमपुर में एक बड़ा घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे सतेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के चेहरे हो गए हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया है। और खास बात यह है कि दोस्तों, कुलदीप बिश्नोई जिस पार्टी में रहते हैं वो उस पार्टी में नहीं रहते हैं। आदमपुर में क्या है आम आदमी पार्टी की रणनीति, और आदमपुर में सतेंद्र सिंह क्या करने वाले हैं, आज इन सारी बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सतेंद्र भाई, आपको नई पारी की शुभकामनाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मैं आज आपके ऊपर सवालों में रहम बरतने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी कुलदीप बिश्नोई से ऐसी क्या दुश्मनी है कि वो जिस पार्टी में होते हैं आप उस पार्टी में नहीं होते हैं? आप कांग्रेस में थे, वो उस समय हजका में थे। वो कांग्रेस में आए, आप भाजपा में चले गए। अब वो भाजपा में आए हैं, आप आम आदमी पार्टी में चले गए। ये क्या मतलब है? मतलब आपकी कोई दुश्मनी है उनके साथ? सर, सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी, सभी आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और बड़ा अच्छा एक सवाल किया आपने। इसको हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसकी चर्चा करें, देखिए, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता जी। और मैं तो एक बहुत साधारण सा कार्य करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप जी सम्मिलित हुए, जो कुलदीप जी आदमपुर विधानसभा में जब भी चुनाव लड़ने गए, अपना चुनाव लड़ा, अपने बेटे का चुनाव लड़ा, अपनी धर्मपत्नी का चुनाव लड़ा, वो हर चुनाव में कहते थे कि मैं प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनूंगा, तो आप मुख्यमंत्री के लिए वोट दें। नहीं, इस बार तो उन्होंने ये बात तो छोड़ ही दी है। मैं वही उसी बात पे मैं आ रहा था। तो जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में शामिल हुआ हूँ। तो देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम किस तरीके से बदला है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि स्थायी दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं। राजनीतिक व्यवस्था जो आदमपुर विधानसभा में पिछले लंबे समय से 67 से ही चली आ रही है, एक ही व्यवस्था चली आ रही है। एक ही व्यवस्था। परंतु क्या होता है कि मैं किसान का बेटा हूँ, और हमारे खेती में भी एक कहावत है कि भी फसल बदल बदल के बिजाई होनी चाहिए। अलग अलग फसल करेंगे तो उनकी जो उत्पादकता है वो बढ़ती है। तो इसी तरीके से राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र वो है जो लोगों के लिए बना है। कहीं ना कहीं कुलदीप जी ने इस लोकतंत्र को आदमपुर विधानसभा में खत्म करने का काम किया। और बार बार
बारंबार आदमपुर की जनता को ठगने का काम किया। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई। हरियाणा जनहित कांग्रेस में उन्होंने चुनाव लड़ा और लोगों को सपने दिखाए कि वे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और एक ऐसा राज लेकर आऊंगा। देखिए, उन्होंने कब हजका बनाई? जब उनके भाई कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा सरकार में। बिल्कुल। जब उनके पिता खुद विधानसभा के सदस्य थे, उनके चाचा के बेटे भाई विधानसभा के सदस्य थे, वो खुद स्वयं वो एक कांग्रेस पार्टी के सांसद थे। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक पार्टी में एक परिवार के 4 लोग सांसद या विधायक हों, परंतु उन्होंने उस कांग्रेस पार्टी को उस समय छोड़ने का काम किया जब उन्होंने कांग्रेस ने उनको राजनीतिक उनको और उनके परिवार को शिखर पे पहुंचाया। उनको सीएम बनना था, क्या दिक्कत थी? उनके भाई डिप्टी सीएम थे। अब या तो फिर वो सीएम ही होता है सब या तो आप कहें कि भाई उनका अपने भाई से लगाव नहीं था, और जो व्यक्ति अपने भाई के डिप्टी सीएम बनने से पे संतुष्ट ना हो, वो आज जब आदमपुर में परिवार की बात करते हैं तो मुझे लगता है बड़ा इससे ज्यादा हास्यास्पद बयान नहीं हो सकता। वो अपने भाई के उप मुख्यमंत्री पद को उप मुख्यमंत्री नहीं मानते, और फिर देखिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का काम किया। उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, फिर उन्होंने हरियाणा जनहित में आदमपुर के लोगों को सपने दिखाए। उसके बाद उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस को कांग्रेस में विलय कर दिया। कांग्रेस उनकी नज़र में जो कुछ समय पहले बहुत खराब पार्टी थी, वो अच्छी पार्टी होगी। उसके बाद जब वो कांग्रेस पार्टी में आए, और आपने भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे धर्मेंद्र जी, उन्होंने वीडियो वायरल है उनके, जिसमें वो कहते हैं कि किसी पे भी भरोसा कर लेना, कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा मत करना। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी भजनलाल की और आदमपुर की जनता की पीठ में छुरा घोंपा। ये उनके बयान है, मैं नहीं कहता। ये तो पॉलिटिकल बातें होती हैं, आप भी करोगे। कल तक आप भी भाजपा में थे। अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आप मेरा कोई एक ऐसा बयान मुझे दिखाइए। मैं पिछले 2014 में मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। उससे पहले भी मैं किसी ना किसी रूप में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में समाज के सामने रहा हूँ। 2014 में 8 साल का मेरा छोटा सा जो राजनीतिक जीवन है, उसमें मुझे आप एक मेरा बयान दिखाइए। और कुलदीप जी तो एक परिवार से आते हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। फिर वो कुछ समय बाद उनका राजनीति से क्या तात्पर्य आपका कि राजनीति में मतलब कोई गेम है क्या? ये कुलदीप जी के लिए राजनीतिक खेल है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो इस तरह के पार्टी बदलने का काम नहीं करते। इस तरीके से आदमपुर की जनता को, आदमपुर की जनता जिसे वो परिवार मानते हैं, उनको ठगने का काम नहीं करते। अच्छा, आदमपुर आप कहते हैं आदमपुर की जनता को वो ठगते हैं। आप देखिए, चौधरी भजनलाल जीते थे 1968 में, उसके बाद से वही जीतते आ रहे हैं, और हर चुनाव में जो सतेंद्र जी आप जो बातें कह रहे हैं वही बातें सारे कहते हैं उनके बारे में, फिर भी वो जीत जाते हैं। देखिए, इस बात में मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि राजनीति में जो पैमाना होता है वो हार और जीत होता है। आदमपुर की जनता, इसीलिए मैंने एक शब्द कहा, ठगना ऐसी कुछ चीजें होती है जहां पे आप अपने लोगों को, जो आप पे विश्वास करते हैं, उनको आप कुछ झूठे सपने दिखाते हैं और उनको ठगने का काम करते हैं। आदमपुर विधानसभा, जिसका कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, एक वोटर हूँ, एक मतदाता हूँ, हम कहीं ना कहीं साफ दिल के लोग हैं जो बातों के बहकावे में आ जाते हैं। चौधरी भजनलाल का जो कार्यकाल था, आज वो स्वर्ग में है, मैं उनके कार्यकाल को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु कुलदीप जी मुझे एक चीज बताएं, 1998 से आज 24 साल हो गए, वो किसी ना किसी रूप में विधानसभा या लोकसभा के सदस्य रहे हैं। आज वो श्वेत पत्र जारी करे कि विधानसभा में रहते हुए उन्होंने कितनी बार विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, कितनी बार उन्होंने विधानसभा में आदमपुर के हित के मुद्दों को उठाने का काम किया, कितनी दफा लोकसभा में वो उपस्थिति रही। देखिए, उपस्थिति तो मिनिमम है, लाखों लोग आपको चुनकर भेजते हैं। आप तो उन पे इससे भी बड़ी तोहमत लगाते हैं। आप तो, मैंने सुना है, आप कहते हैं कि वो सीजनेबल पॉलिटिशियन है, जबकि कुलदीप खुद को पूरा फुल टाइम पॉलिटिशियन बताते हैं। कुलदीप जी आदमपुर में विधानसभा चुनावों के लिए, मैं सीजनेबल नहीं, मैं तो एक और चीज कहता हूँ, वो पॉलिटिकल पिकनिक के लिए आते हैं। आदमपुर कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ पिकनिक मनाई जा? पूरा आदमपुर क्षेत्र, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पे 20-25 गांव में तो पानी की भयंकर समस्या है। न्योली जो मेरा गांव है धर्मेंद्र जी, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, और मैं खेती की ठीक ठाक जमीन है मेरे पास, और मैंने खुद खेती की है, और मैंने खुद पानी की कमी को
1995-96 में पानी की कमी को देखते हुए हम फुहारा सेट लेके, मैं वहाँ गया था आदमपुर में, भिवानी क्षेत्र से हमने फुहारा सेट देखा। हमने देखा उस तरह से भाई अच्छी खेती हो सकती है। मैं खुद उस पानी की कमी का शिकार हूँ। अच्छा। और मैंने पिछले दिनों आपने देखा एक बहुत बड़ी रैली करी थी। मैं कांग्रेस पार्टी में था, कुलदीप जी भी कांग्रेस में थे। हमने एक भारतीय जनता पार्टी से पानी और रोजगार मांगा था आदमपुर विधानसभा के लिए। 20 जनवरी 2018 को हमने रैली करी थी कुलदीप जी के निवास स्थान के सामने, पानी दो रोजगार दो रैली। परंतु मुझे नहीं लगता कि कोई, कुलदीप जी ने उस रैली में, जो रैली आदमपुर के लोगों के हक की मांग थी, उसमें विधानसभा के सदस्य होते हुए कांग्रेस पार्टी के, जो वो कहते हैं कि मुझे अध्यक्ष बनाना चाहिए, मुझे सीएलपी लीडर बना देना चाहिए, मुझे सारी कांग्रेस की कमान दे देनी चाहिए। आदमपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की एक जायज मांग, पानी की मांग, एक रोजगार की मांग, 5 गांव जो वहां पर सरकार ने उजाड़ने का काम किया, उनको बसाने की मांग, और ऐसे कितने ही मुद्दे हैं जिनके लिए हमने एक रैली करी, ताकि उस रैली में सम्मिलित होने का भी साहस नहीं जुटा पाए कुलदीप जी। और मैंने वो बात आपने मेरी छोड़ दी धर्मेंद्र जी, कितने करोड़ों रुपए की ग्रांट कुलदीप जी लोकसभा सदस्य होते हुए लैप्स हो गई, वापस चली गई। वो तो उसका मुख्यमंत्री की जवाब लड़ाई लड़ रहे थे ना, मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे थे ग्रांट के बारे में सोचने का। तो बाद में जब मुख्यमंत्री बन जाते तो फिर तो आपका आदमपुर चमक ही जाता। चौधरी ने चमकाया है ये। बन जाते। और आज वो कहते हैं कि मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। तो भाजपा में तो साधारण कार्यकर्ता ही बनेंगे, मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल जी है ही। देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, हमारे यहाँ एक कहावत है, और आप भी हमारे आसपास से हैं। बगड़ियों की कहावत है। मैं हरियाणा को बांटने का काम नहीं करता। बताइए। कुछ लोग उसको बांटने का काम करते हैं। कई मैंने देखा है, कोई क्षेत्रवाद का नारा देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई देश एक है और हरियाणा एक है। पर अब आदमपुर तो बहुत अलग है। जिस जहाँ चुनाव होता है वो एरिया सबसे अलग होता है। चलो, आप, मैं चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि अकेले आदमपुर में विधानसभा में उपचुनाव है, एक वो कहते हैं कि भाई हलवा मिलता नहीं और खिचड़ी दलिया हम खाते नहीं तो भूखे रह जाएंगे। तो कुलदीप जी उस सोच के ऊपर काम कर रहे हैं, और मेरा तो निवेदन है, और मैं निवेदन इसको आपकी वहाँ की भाषा में कैसे बोलोगे आप इसको? हीरो मिले को नहीं और खिचड़ी दलियो खावा को नहीं तो भूखो रह जाओ, और क्या इलाज है। परंतु मैं ये कहता हूँ आदमपुर के साथ ऐसा ही बना हुआ है। आदमपुर के साथ ऐसा ही। और इसका आज कुलदीप जी कहते हैं कि मैं 26 साल का वनवास खत्म करूंगा। 24 साल से खुद विधायक और सांसद हैं। 1996 में चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी, उसको समर्थन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी, समर्थित भारतीय जनता पार्टी। फिर कांग्रेस की सरकार आई जिसमें उप मुख्यमंत्री कुलदीप जी के भाई। 96 से लेकर 2008 तक तो उप मुख्यमंत्री और भाजपा समर्थित सरकार थे। फिर 14 से आज 22 तक भाजपा की सरकार है। मुझे आप एक चीज बताइए, वो तो उनके खाते में आपको बिल फाड़ना ठीक नहीं है, वो कि वो भाजपा की समर्थित सरकार थी। नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं वनवास खत्म करूंगा। इसका मतलब जिस पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं उस पार्टी ने काम नहीं किया। एक तरफ हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं हमने समान विकास किया 90 हलकों में, और वो कहते हैं कि 26 साल का वनवास है। छोड़ो, ये बहुत ही मतलब अकेले कुलदीप जी के ऊपर तोहमत लगाना ठीक नहीं है जी। आप मुझे ये बताइए कि अभी आप भारतीय जनता पार्टी में थे जी, और अभी कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं कि हरियाणा के सबसे जन कल्याणकारी व्यक्ति जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी। आपको भी वो आदमपुर में अपनी पार्टी ज्वाइन कराने आए थे जी। 2-2.5 साल का आपका ये कितने साल रहे आप भारतीय जनता पार्टी में? लगभग 3.25 साल। 3.25 साल में ऐसा क्या काम आपके कहने पे आदमपुर में उन्होंने किया? कुछ किया या फिर आप वैसे ही रहते? देखिए धर्मेंद्र जी, आपने बड़ा एक, मैं ये कहूँगा कि संजीदा एक विषय छेड़ दिया। 20 सितंबर 2020 में, 19 या 20 या 21 सितंबर 2020 में पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। आप मेरी फेसबुक देखिए, सोशल मीडिया पे ट्विटर अकाउंट देखिए, मैं पहला व्यक्ति था भारतीय जनता पार्टी का जिसने इसको ट्वीट करने का काम किया। मैंने उस ट्वीट में लिखा, जायज नहीं ठहरा था आपने? बिल्कुल नहीं। मैंने उस ट्वीट में लिखा, फेसबुक पे मैंने लिखा कि निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज करना अमानवीय है और सरकार को दोषी अधिकारियों और दोषी व्यक्तियों की, अधिकारी व व्यक्ति, देखिए दोनों में फर्क है। मैंने लिखा उसमें दोषी अधिकारी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के फ़ोन आए कि आपने ये ट्वीट सरकार के खिलाफ कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ किया हूँ जिन्होंने किसानों पर लाठी चलाने का काम किया।
और केवल एक इंसिडेंट नहीं। तो उसके बाद तो आपके नंबर उसके कट हो गए बाद होंगे वहाँ पे। उसके देखिए, मैं नंबरों की लड़ाई नहीं लड़ता। मैंने आपको बताया, किसान का बेटा हूँ, कार्यकर्ता हूँ, संघर्ष किया है। मेरे परिवार में किसी ने आज तक मेंबर पंचायत भी नहीं बना। मैं पहला परिवार का एक ऐसा सदस्य हूँ जिसने राजनीतिक क्षेत्र चुना और संघर्ष किया है। मैंने 1996 से मैं NSUI में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, किसान कांग्रेस में रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा। मैंने मेरे जीवन के, जब मुझे टिकट मिली, मैं 37 साल मेरी उम्र थी और उसमें 37 साल में से मैंने लगभग, आप ये मान के चलिए, 18 साल मैंने पार्टी को दी। उसके बाद जब मैंने मुख्यमंत्री जी से, मनोहर लाल जी ने जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उस समय भी कहा, उस समय मेरी उम्र 42 साल थी, मैंने कहा 42 साल में मैंने मेरा जीवन का जो लंबा समय है, मेरा 23 साल का जीवन 42 साल में मैंने कांग्रेस पार्टी को दिया और मैंने संगठन में काम किया और मुझे चुनाव लड़ने का भी अनुभव है और मैं राजनीतिक कुछ व्यवस्था परिवर्तन को देखना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया, मुझे पार्टी में ज्वाइन करवाया। जब आदमपुर आए और आदमपुर में उन्होंने सारी बातें कही, नेतृत्व की बात कही आने वाले समय में, सोनाली जी आ गए, परंतु वो चीज़ें ना रहे। तो मैं जो उस चीज़ पे आया था कि भी मैंने वो किया। उसके बाद फिर जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी और जजपा के नेताओं का गाँव में घुसना बंद था, परंतु मैं आदमपुर विधानसभा में निरंतर जाता था। लोगों के काम की जितना मुझसे बन पड़ता था, अधिकारियों के माध्यम से या सामाजिक माध्यमों से, कल्याण सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से हमने आदमपुर में काम करने का प्रयास किया। परंतु मुझे कई बार बड़ी एक चीज़ महसूस होती थी कि एक सरकार होती है और सरकार को, अधिकारियों को गाइडेंस देने का काम कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्ति करते हैं, परंतु मुझे उसका बहुत बड़ा एक अभाव दिखा। सरकारी अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे थे, राजनीतिक व्यक्तियों का कोई दिशा निर्देश नहीं था, कोई नीतियां नहीं थी। मैं ये मानूंगा कि उन्होंने जो काम किए वो अपनी एक मैं ये कहूँगा कि उनकी एक सोच थी, उस सोच पे उन्होंने काम करने का काम किया। किस तरीके से हम गरीब को उठाएं, किस तरीके से हम समाज के वो वर्ग जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाएं। अच्छा, पिछड़ेपन की अगर आप बात करें, अभी जो सबसे बड़ा इशू है आदमपुर में, स्थानीय कैंडिडेट का इशू उठता है। स्थानीय पहली बात तो यह है कि क्या कुलदीप बिश्नोई को आप लोग स्थानीय नहीं मानते? नहीं, कुलदीप बिश्नोई। दूसरी बात, अगर आप स्थानीय हैं तो क्या कांग्रेस स्थानीय कैंडिडेट दे सकती है? तो फिर तो आप तीनों ही स्थानीय हो जाएंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि धर्मेंद्र जी आपका एक बहुत अच्छा एक दर्शकों का एक वर्ग है जिसमें हर तरह के दर्शक हैं। हम चिल्लाने वाली तो पत्रकारिता करते नहीं, चिल्लाने वाले नहीं करते हैं आप, बड़े बिठाकर और नट खींचने वाली पत्रकारिता कर देते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि मैं तो आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को मैं पूरा आह्वान करूँगा, चैलेंज करता हूँ। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भी हमने बहुत अच्छा काम किया हमारे शासनकाल में। मैं कहता हूँ कि आप लोकल उम्मीदवार लेके आए ना, वो मैं आपके माध्यम से कोई लोकल बता देंगे। लोकल है, पीछे भी लड़ा था चुनाव। जैसे कि आप कुलदीप जी को लोकल बता रहे हैं। बेसिकली तो कुलदीप जी तो आदमपुर के ही हैं। कुलदीप जी का मेरे ख्याल में पैतृक जो गांव है वो तो मोहम्मदपुर रोही है, परंतु हम उस चीज में ना भी जाएं। चौधरी भजनलाल ने इस इलाके को अपना लिया था और बहुत काम किया। परंतु कांग्रेस को मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है, स्थानीय कैंडिडेट देके दिखाएं। बड़ा अचरज होता है। तो फिर आपको ही नुकसान करेगा स्थानीय कैंडिडेट। देखिए, मैं राजनीतिक नफा नुकसान की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात करता हूँ धर्मेंद्र जी। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, और मैं एक चीज और भी कहता हूँ, आदमपुर एक ऐसी विधानसभा है जहाँ बिश्नोई, नॉन बिश्नोई, फलाना ये चलते हैं। देखो, उसमें आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हो। इसका जवाब पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री व हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, जब आदमपुर आए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा कि भाई, अरविंद केजरीवाल जी ने रैली में कहा कि मुझे बताया गया कि यहाँ जाट इतने हैं, बिश्नोई इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, पंजाबी बरादरी इतनी है, हमारे दलित भाई इतने हैं, पिछड़ा वर्ग से इतने हैं। बोला भाई, बच्चे सबके पढ़ेंगे, पढ़ते सबके है ना स्कूल में। आदमपुर के भी काफी स्कूल बंद हो रहे हैं सुनने में। काफी क्या, मैं तो हैरानी मानता हूँ। मैं तो पूछता हूँ कुलदीप जी से, ऐसी कौन सी फाइल दबा दी बीजेपी ने जो आदमपुर की आवाज नहीं उठा पा रहे? अपने बेटे को मुआवजा दिलवाया, अपने बेटे को उन्होंने हार्वर्ड में भेजा, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में अपने और अपनी धर्मपत्नी के पासपोर्ट जमा करवाए। परंतु मोहब्बतपुर में, खैरमपुर में, चूड़ी में जो बच्चे, जो बेटे और बेटियां सड़कों पर बैठे हैं, उनको क्या वो अपना बेटा बेटी नहीं मानते? अपने बेटे को हार्वर्ड भेजेंगे और उनको मूलभूत सुविधा।
धर्मेंद्र जी, एक बार मुझे सरकार में आने दीजिए उनको, फिर देखते हैं। धर्मेंद्र जी, मुझे बड़ा दुख होता है, आज हरियाणा एक पहला राज्य ऐसे बन गया है जिसके अंदर की हमारी बेटियों के लिए कोई मिडिल स्कूल नहीं है। देखिए, हमारे गांव में था, बंद होने वाला है, मर्ज होने वाला है। मैं कह रहा हूं पूरे हरियाणा में कोई भी हमारी बेटियों के लिए मिडिल स्कूल नहीं बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर इन्होंने बेटियों को घर बिठाने का काम कर दिया। और मैं तो कहता हूं, ये बैकडोर एंट्री से हमारे जो पिछड़ा वर्ग के जो साथी हैं, जो अनुसूचित जाति अच्छा। के जो साथी, उनको ठगने का काम कर रही है सरकार। अच्छा, आप तो कांग्रेस में रहे हो, आपको तो कांग्रेस का अनुभव है, जी कुलदीप जी को भी है। जी अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि वहां सर्वे कराएंगे, जी। तो क्या आप, कांग्रेस में ये सर्वे वाली परंपराएं नई तरीके से, क्योंकि कांग्रेस में तो पता नहीं होता कैंडिडेट कहाँ से आएगा, ये सर्वे के कोई नई चीज आ रही है देखिए आदमपुर में? धर्मेंद्र जी, आप कैंडिडेट की सर्वे की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तो ये कहता हूं कि वो तो पैराशूट से देते हैं कैंडिडेट। पैराशूट से कैंडिडेट आता है कांग्रेस का। और आप ये देखिए, पैराशूट से आता है, और पैराशूट की खूबसूरती होती है भाई साहब, पैराशूट ऊपर से आता है और नीचे चला जाता है, नीचे से कभी ऊपर नहीं उठता पैराशूट। तो वो अभी मैं बता रहा हूँ। और सर्वे की बात कर रहे हैं आप, उदय भान जी अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हमारे, वो किस सर्वे से बने? शैलजा जी को हटाने का काम किया, किस सर्वे से हटाने का काम किया? इनसे पहले अशोक तंवर जी थे, वो किस सर्वे के माध्यम से हटाए गए? अच्छा, आपको क्या लगता है कि आदमपुर जैसी विधानसभा में, जिसने बहुत लंबे समय से राजनीतिक रूप से एक तरीके से बनवासी वो काट रहे हैं वो लोग, उस समय में कुलदीप बिश्नोई गरज गरज के कहेंगे कि मुझे इस बार मौका दो, सरकार तुम्हारे कदमों में आने वाली है, तुम सरकार में होगे, मैं तुम्हारे सारे काम कराऊंगा। उस समय में एक छोटे से गांव न्योली के सतेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने पे हम शिक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य देंगे। तो आपकी बात सुनेंगे लोग या उनकी बात सुनेंगे लोग? क्योंकि देखिए, वो तो कह रहे हैं कि सरकार तो आ रही है ही बीजेपी की, भाई मैं तो बनने ही वाला हूँ। देखिए, एक तो मैं आपको एक चीज बताऊं, सरकार व्यवस्था परिवर्तन की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। शिक्षा देंगे, मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, मुफ्त देंगे, बिजली देंगे 24 घंटे देंगे, मुफ्त देंगे, पानी देंगे 24 घंटे देंगे, मुफ्त देंगे, रोजगार देंगे। केवल विषय एक नहीं है, विषय अनेक हैं। कुलदीप जी जो कहते हैं, दावा करते हैं कि मैं सरकार में काम, कहते 2 साल सरकार के। पहली बात तो मुझे वो कुलदीप जी का मैथमेटिक्स ही नहीं समझ में आता। 26 साल का वनवास है, 24 साल खुद विधायक सांसद है, अब कहते हैं 2 साल सरकार। कैसे हैं 2 साल सरकार के? ये चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, जब तक ये साल खत्म हो चुका होगा, एक ही रह जाएगा, 1 साल रहेगा, 23, 24 में फिर लोकसभा की 6 महीने पहले आप उस पीरियड में आ जाते हो, चुनाव के दोबारा से। और दूसरी चीज मैं तो आपको कहता हूँ धर्मेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कुलदीप जी को। कुलदीप जी ने एक हवा बना रखी है, मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। हाँ, कह रहे हैं बेटा चुनाव। मैं तो कहता हूँ कुलदीप जी, बेटे को नहीं आप चुनाव लड़ाओ। बेटा हार गया तो नू कहेंगे कि बेटा हार गया, मैं होता तो नहीं हारता। ये मन का बहम रह जाएगा कुलदीप जी के। मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करता हूँ, चैलेंज भी करता हूँ। उनको तो लगेगा जीतना ही है। मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, जीत के दिखाएं वो ये चुनाव। हमारे पिछले दिनों ढाणी मोहब्बतपुर गांव में स्कूल के सामने महापंचायत थी, हजारों लोग उस पंचायत में जुड़े। हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग जी आए। अनुराग जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो उन लोगों ने बहुत पसंद की, और आज उस बात की पूरे आदमपुर हल्के में चर्चा है। उन्होंने कहा, बहुत समय हो गया आपको औरों के बेटों के लिए, बेटियों के लिए वोट देते हुए, अब समय आ गया अपने बच्चों के लिए वोट दो। अच्छा, पिछले दिन अनुराग जी मेरे पास आए थे जी, मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था। जी। मतलब आप लोग आम आदमी पार्टी के लोगों का मतलब कोई पढ़ाई होती है क्या? जो बातें सेम आप कह रहे हो वही सेम बातें वही कह रहे थे, वही अरविंद केजरीवाल कहते हैं, वही मतलब सेम सिलेबस है क्या ये? देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये बड़ा साधारण सी बात है। एक पुरानी कहावत है कि झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को याद नहीं करना पड़ता। आप सच अगर कोई बात है 20 साल पुरानी भी आप वही कहेंगे, झूठ को आपको सोचना पड़ेगा भी मैंने 20 साल पहले क्या झूठ बोल दिया था। मेरे कहने का मतलब है, बात माननीय अरविंद केजरीवाल जी या अनुराग जी की नहीं है, ये बात एक व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है। मैंने क्यों, देखो आज मैं बड़ा धर्मेंद्र जी, मैं उम्मीद ये कर रहा था, क्योंकि हर पत्रकार जो भी मुझसे मिलते हैं, मेरा पहला सवाल वो कहते हैं कि भाई आप सरकार में थे, आप प्रदेश के एक मोर्चे के उपाध्यक्ष थे, जिला प्रभारी रहे, मैं रोहतक में प्रभारी रहा, फिर सिरसा में प्रभारी रहा, आपने सरकार को छोड़ दिया। मैंने तो बहुत प्रभारी देखे हैं, मुझे पता है प्रभारियों की, हाँ, उसमें कितनी है दमबाजी है उनमें। मतलब मैं, आपने इस सवाल को उठाया ही नहीं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी। लोग ये कहते हैं आप सरकार छोड़ाए, सरकार की पार्टी छोड़ाए, केंद्र में सरकार है, हरियाणा में
सरकार है। और लोग आज के दिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए भयभीत होते हैं। या तो नीतीश कुमार जी ने ऐसा काम किया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी वो तो छोड़ने अभी का आए काम थे किया, बड़े इनेलो की रैली में बहुत गरज रहे थे वो तो। और या फिर हरियाणा में मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का काम किया जो संगठन में पदाधिकारी होते हुए। क्योंकि उस दिन भी मैंने कहा, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैंने कहा कि मैं डाणी मोहब्बतपुर गांव में गया। भाई साहब, डाणी मोहब्बतपुर में मैं बैठा उन लोगों के बीच में, और उन लोगों ने मुझे एक सीधा सवाल किया, भाई साहब सरकार में नहीं चलते, आप बैठे क्यों हो? मैंने तुरंत उसी समय फैसला किया कि अगर सरकार में मैं लोगों के हितों की लड़ाई नहीं लड़ सकता, मेरे गरीब की, किसान की, कमेरे की, पिछड़े की, दलित की, हमारे बेटे बेटियों की लड़ाई मैं नहीं लड़ सकता, मेरा ऐसी सरकार में, ऐसी पार्टी में रहने का क्या लाभ है? अच्छा, आप चूंकि और यही सवाल मैं कुलदीप जी से भी कहता हूं। मैं एक बार फिर से मेरी बात को दोहरा रहा हूं। सवालों के जवाब नहीं देंगे भाई? नहीं, मैं, जनता उनसे जवाब लेगी इस बारी। वो जनता को देंगे, इस बारी जनता के जवाब प्रति लेगी। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि कुलदीप जी या उनका परिवार का कोई भी सदस्य जब उनके गांव में आए, उनके बीच में आए, उनकी चौपाल पे आए, वो पूछें कुलदीप जी से कि जी आप अपने बेटे को तो हार्वर्ड भेजते हो, हमारे लिए क्या किया? एक बहुत निंदनीय और सोचनीय बात। अच्छा, वो हुड्डा जी से क्या सवाल पूछेंगे? हुड्डा जी से? हाँ। मुझे लगता ही नहीं, मैंने आपको मैंने तो पहले ही कहा। मैं अभी पीछे खैरमपुर मैं बताता हूं, हुड्डा साहब ने अगर नहीं पूछेंगे वो, पूछेंगे वो पूछेंगे हुड्डा साहब से भी। भारतीय जनता पार्टी ने 105 स्कूल बंद किए, 519 स्कूल बंद क्यों किए उन्होंने हुड्डा साहब के कार्यकाल में? हुड्डा साहब से सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? दीपेंद्र जी आए, सवाल पूछे, और मैं तो आपके माध्यम से कहता हूं एक मंच पे आए वो। अच्छा, आप क्या उनके साथ इस तरह की? मैं बिल्कुल, मैं चाहता हूं एक मंच पे। परंपराएं नहीं है भारतीय राजनीति में, मैं कहता हूं होनी चाहिए। जब अमेरिका में ऐसी परंपरा हो सकती है, विदेशों में हो सकती है, जो विकसित देश है, विकासशील देशों में क्यों नहीं हो सकती? एक मंच पे आना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं, आए मंच पे, दीपेंद्र जी आए, क्योंकि दीपेंद्र जी ने कमान संभाल रखी है। यहाँ से रोहतक क्षेत्र से उनके एक पूर्व मंत्री कहते हैं कि भाई दीपेंद्र जी जहाँ अपने आप अपनी मर्जी से काम शुरू कर देते हैं। अच्छा। उन्होंने कमान संभाल ली है वहाँ पे। और मैं तो कहता हूँ भाई दीपेंद्र जी चुनाव लड़ें, कुलदीप जी चुनाव लड़ें, और आम आदमी पार्टी का एक स्थानीय कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़े, और वो लड़के देखे, और एक मंच पे आए। एक मंच पे आके बात क्यों नहीं करते हैं? धर्मेंद्र जी, आप और हम बात कर रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं। कहना, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और इनमें जो स्थापित परिवार हैं, ऐसा बहुत बार होता है, इन पे आवाज उठती है कि इन आपस में इनका अलायंस है, ये किसी को हराते नहीं है। क्या ये फैक्ट है? देखिए, मैं तो यही मानता हूँ। पिछले 8 साल में, 8 साल से चुनावी राजनीति में हूँ, और 8 साल से चुनावी राजनीति में मैंने 2 चुनाव देखे हैं, और उन दोनों, और तीसरा चुनाव में देखने जा रहा हूँ। जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की एक किस्म से लहर थी जी, सोनाली फोगाट जी चुनाव लड़ा जी, कुलदीप जी आराम से निकल गए जी। तो क्या इस तरह के अलायंस बनते हैं? मैं तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी से, आज के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जिस व्यक्ति को आदमपुर में 2019 में टिकट दी, वो किस सर्वे के आधार पे दी? क्या फीडबैक था उनके पास? संगठन में उनको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम संगठन का काम करते हैं, हम संगठन की पार्टी है। ओम प्रकाश धनखड़ जी बड़े नारे लगाते हैं संगठन के। मैं पूछता हूं, संगठन में किसने रिकमेंड किया उस नाम? सतेंद्र जी, बहुत लंबा इंटरव्यू हो रहा है, साफ साफ ये बताइए कि एक तरफ तो 50-50 गाड़ियों के काफिले चलेंगे, इधर से कुलदीप जी के काफिले चलेंगे लंबे लंबे जी, उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के बहुत लंबे चौड़े काफिले चलेंगे जी। उस काफिलों के बीच में आम आदमी पार्टी का पटका बांध पहने हुए मुट्ठी भर कार्यकर्ता, जिनका हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन तक नहीं खड़ा हुआ है, जब वो लोग चुनाव में उतरेंगे तो उनकी हैसियत क्या रहेगी? मतलब किस हैसियत से आप ये सोच सकते हो कि कुलदीप बिश्नोई को हराएंगे? एक शायर ने 2 लाइनें लिखी थी, फटे जूते पहनकर आकाश पर चढ़े थे। फटे जूते पहनकर आकाश पे चढ़े थे, हमारे सपने, हमारे हौसले, हमारी औकात से बड़े थे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि उनके पास धन बल है, उनके पास बाहुबल है, उनके पास सरकार का बल है, उनके पास संगठन जो बहुत पुराना 100 साल का संगठन है। और संगठन की बात कही आपने, कांग्रेस आई आदमपुर विधानसभा में, लोग कहते हैं कांग्रेस गई। पहले कांग्रेस आई होती थी, अब कांग्रेस गई है। भारतीय जनता पार्टी, आप पूरे आम आदमी पार्टी के आदमी हो गए हो? नहीं, मैं आम आदमी हो गया हूँ, मैं आम आदमी ही हूँ। क्यों? और मैं आपको एक चीज और धर्मेंद्र जी मैं बताता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी में गया, मुझे पूर्ण रूप से आश्वासन मिला। मैं आज भी आपके कैमरे के माध्यम से कहता हूं, मुझे चुनाव लड़ाने का पूर्ण आश्वासन था भारतीय जनता पार्टी में। जो भारतीय जनता पार्टी ठगी ठोरी करने का काम करती है मेरे साथ, जब नंबर आए 44 गांव जो आपको टिकट दे रहे थे वो खुद चुनाव हार गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, 44 गांव हमने उनके आश्वासन पे डोर टू डोर कर दिए, उस वहां पर माहौल बनाने का काम किया। परंतु मैं आज तो जब कुलदीप जी अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता मानते हैं, मैं तो भाजपा में तो सारे साधारण कार्यकर्ता हैं, 2 लोगों को छोड़ के। ये आपकी बात, ये सारी दुनिया जानती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और मैं आपसे एक चीज और ही कहूंगा, क्योंकि आपने भी कहा कि इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया है और लंबी चीजें देखने में दर्शक उकता भी जाते हैं। मैं इसको अगर हम कहें कि हम इसको अगर थोड़े शब्दों में कहें तो मैं आपके माध्यम से, आज देखिए व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। आज शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना बुरा हाल है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बताते हुए शर्म आती है कैमरे के ऊपर। क्या आप सोच सकते हैं भाई साहब कि कोई ऐसा भी स्कूल होगा जहाँ बेटे और बेटियां पढ़ती हों और जहाँ बेटियों के लिए शौचालय नहीं होंगे? एक मिशन शुरू किया गया था। दुर्भाग्य की बात है वैसे ही। और ऐसा दुर्भाग्य है, अब मुझे कुछ समय दीजिए, मैं ऐसे दुर्भाग्य को कैमरे पर लाने का काम करूंगा। जो लोग करते थे कि भाई घर घर शौचालय बना देंगे, हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और पाठशालाओं में स्कूलों में शौचालय ना होना, जहां हमारी बेटियां, सोचो जरा, सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक बेटी कहाँ शौचालय में जाएगी? तो ये ऐसा दुर्भाग्य, इस व्यवस्था को बदल देंगे, बदलने की लड़ाई है, हमारा प्रयास है। 75 साल से हो रहा है भाई साहब, ऐसा 75 साल से इस देश के नेता बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हुआ नहीं है। खैर, आम आदमी पार्टी करेगी या नहीं करेगी, फ्यूचर में। दिल्ली आप उदाहरण है, 1141 बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़कर आज जेई और नीट के अंदर सेलेक्ट हुए हैं भाई साहब, सरकारी स्कूल से पढ़ के। किसी भी प्रदेश की सरकार पूरे हिंदुस्तान में ये डाटा देने का काम क्यों नहीं करती? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बातें करते हैं, अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बताइए कितने सरकारी स्कूलों के बच्चों का जेई में और नीट में गवर्नमेंट कॉलेजों में दाखिला हुआ? देव ना आंकड़ा, आंकड़े की बात नहीं करते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ घुमारा फिरा के एक अच्छे लच्छेदार भाषण की बात करते हैं। इस बारी आदमपुर की जनता विषयों पे बात करेगी, ये कितना भी जाति पे धर्म पे इस चुनाव को ले जाने का काम करें, आप नहीं लड़ेंगे। वो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे आदमपुर के लोग। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं कर, हम धर्म जाति की कोई बात नहीं करते हैं, आज तक नहीं की, बिल्कुल नहीं करी। सत्येंद्र सिंह ने अपने जीवन में कभी नहीं करी, आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि मैं ऐसे ही रात को उठ के सुबह आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुआ, मैंने आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे से पढ़ने का काम किया, समझने का काम किया, क्योंकि आज सोशल मीडिया का धन्यवाद है कि छोटी सी छोटी सूचना को आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको फिर बताता हूं, ये धर्म पे बांटेंगे, जाति पे बांटेंगे, दादा लाई पे लेके आएंगे, इन सब गढ़ों को तोड़ने का काम आम आदमी। मैं आपसे विषय, आप आदमपुर में आज आए हुए हैं, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, गाँव में जाए ना, आप गाँव में जाओ, आप गाँव में बच्चों से सवाल करो। आज बच्चे आपको कहेंगे कि हमें स्कूल चाहिए। आज बेटे बेटियां बुजुर्ग युवा, क्या हाल कर दिया इस सरकार ने। धर्मेंद्र जी, मैं अंतिम बात क्या बड़ा, आदमपुर शहर तो कभी था नहीं, पहले भी नहीं था। नहीं, आप आदमपुर की बात छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं क्या हाल कर दिया। बेटे बेटियों के स्कूल बंद कर दिए, युवाओं को बेरोजगार कर दिया। बेरोजगारी इंडेक्स में 37.6%, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में। युवाओं को बेरोजगार कर दिया। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन काटने का काम कर रहे हो, बंद करने का काम कर रहे हो, बैकडोर एंट्री से। रिजर्वेशन कैसे खत्म हो जाए? निजीकरण के माध्यम से आप दलित के और पिछड़े के अधिकारों को खत्म कर रहे हो। आप मुझे एक वर्ग दीजिए, और मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, आप एक वर्ग मुझे दिखा दीजिए जो इस सरकार से संतुष्ट हो। हर तरीके से मारने का काम कर रही है ये सरकार, और कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बनी बैठी है। और आपसे एक सवाल और है मेरा, आपने मुझसे इतने सवाल किए, मैं आपसे एक सवाल करूंगा और मैं चाहूंगा आप इस सवाल का जवाब लें। किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 750 तो बहुत भाजपा के नेता जवाब दे चुके हैं। 750 किसानों के शहादत पर, 750 किसानों की शहादत पर किसी को जिम्मेवार क्यों नहीं ठहराया गया? वो तो कह चुके हैं कि वो तो घर पे भी मरने थे। नहीं, ये मतलब मैं बड़ा दुख होता है ऐसे व्यंग सुन के। परमपिता परमात्मा किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। उन परिवारों से जाके पूछो जिनके परिवारों के लोग, किसानों ने अपनी शहादत दी है, और फिर आप जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे, वो आप एक चीज लागू करते हो, उसको खत्म कर देते हो, और फिर कहते हो कि वो तो घर में भी मरने थे। अच्छा, लास्ट सवाल सत्येंद्र जी, बिल्कुल लास्ट। आदमपुर में चाहे वो कैंडिडेट हो या ना हो, जेपी हमेशा कोई ना कोई सुर्खियां निकाल लाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह देते हैं। उन्होंने तो आपके बारे में भी, मैं कहीं देख रहा था इंटरव्यू में, आपके बारे में भी कुछ कहा हुआ था कि वो आपको कहीं मिलवाने ले गए या ले गए।
जेपी की क्या भूमिका रहेगी, या जेपी सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां बटोरते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, जयप्रकाश जी हमारे बड़े भाई हैं, मैंने उनके साथ काम किया कांग्रेस पार्टी के संगठन में, और मैं ये मानता हूँ कि जयप्रकाश जी को भूपेंद्र हुड्डा जी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं मैंने बड़े नज़दीक से देखा है। जयप्रकाश जी को हिसार लोकसभा चुनाव 2009 में वो हार गए, सहयोग नहीं मिला उनको संगठन का। तब मैंने किया था उनका। 2009 में उनको संगठन का सहयोग नहीं मिला। 2009 में उनको आदमपुर विधानसभा में भेजा गया बगैर उनकी इच्छा के। वो ये बात कहते हैं कैमरे के माध्यम से कई बार की भी, मैं लड़ना नहीं चाहता था, मुझे आदमपुर भेज दिया गया। तो काफी अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने। वहां पर जयप्रकाश जी कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने उनकी टांग खिंचाई करने का काम किया, विश्वासघात करने का। आपने तो नहीं खींची थी वो टांग? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं था। मेरे लिए तो जयप्रकाश जी तारीफ करते हैं मेरी, तो मैंने उनका पूर्ण सहयोग किया। आपने खींच लिया? नहीं, पूर्ण सहयोग करते हैं। मैंने पूर्ण सहयोग किया, परंतु कांग्रेस के कुछ लोगों ने उनको हराने का काम किया। फिर बाय इलेक्शन में फिर उनको टिकट दे दी गई लोकसभा की, और फिर पार्टी ने उनका सहयोग नहीं किया, उनको बुरी तरह हार मिली। फिर उनको कांग्रेस की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आप कलायत क्षेत्र में चले जाओ, अब वहां पे आपको हम चुनाव लड़ाएंगे विधानसभा का। एक तरह से हिसार से उनको दूर कर दिया गया। कलायत विधानसभा से उनको 2014 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं देने का काम किया। फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो कांग्रेस पार्टी में, बाद में अब शायद कांग्रेस पार्टी में कुछ समय बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। आज फिर उनके ऊपर आदमपुर बाय इलेक्शन में कैंडिडेट बनने का दबाव दिया जा रहा है। अच्छा। मैं कहता हूं कि जब 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको पता है आदमपुर में सुर्खियां मिलेंगी, मजे आएंगे। 2009 में उनको आदमपुर विधानसभा जबरदस्ती लड़ाया गया, और आज 2022 से 13 साल हो गए हैं। लोग कहते हैं कि 5 साल में तो कुलदीप आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि चौधरी जयप्रकाश जी वहां पर चुनाव लड़ेंगे। जहां तक सुर्खियां हैं, आज वो जिला प्रभारी हैं हिसार के, वो संगठन का हो सकता है कोई काम करें, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको हर समय कमजोर करने का काम किया। एक सवाल चलते चलते आप मुझे जवाब दे दीजिए, क्योंकि चूंकि चौधरी भजनलाल के साथ भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत पॉलिटिकल उनका ज्ञान है। चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई में बेसिक फर्क क्या पाते हैं आप दोनों? चौधरी भजनलाल एक कुशल राजनेता थे। चौधरी भजनलाल हृदय से, दिल से बहुत सोचते थे। एक आम आदमी की पीड़ा वो अपने अंदर अनुभव करते थे। इसीलिए चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री होते हुए प्रत्येक वर्ष आदमपुर का दौरा करके सुख दुख पूछते थे, और जब भी उनको समय मिलता था आदमपुर के सुख दुख में, कितना गरीब से गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसके घर में कोई दुख हुआ तो उसके घर को दुख में बांटने पहुंच जाते थे चौधरी भजनलाल। ये एक व्यक्ति की, जो आदमी हृदय से ठीक होगा वो आदमी, मैं ये मानता हूं कि हर तरीके से ठीक होगा। कुलदीप बिश्नोई जी के पास समय ही नहीं है। पहले कुलदीप बिश्नोई जी आदमपुर की जनता को ये कहते थे कि मैंने तो पूरा हरियाणा संभालना है भाई, और वो हरियाणा संभालते संभालते मुझे नहीं पता इतने बड़े नेता से वो कार्यकर्ता कैसे बन गए। इसका जवाब कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार या उनके समर्थक दे सकते हैं। मैं आज भी एक चीज़ दावे से अपनी बात कहने से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धर्मेंद्र जी, मैं आज भी कहता हूं, जो कुलदीप बिश्नोई जी के समर्थक हैं, आप उनसे तुलना करवाइए चौधरी भजनलाल की और कुलदीप जी की। अगर तुलनात्मक विश्लेषण में वो कुलदीप जी को पासिंग मार्क भी दे दे तो मैं इस चीज का जिम्मेदार। आप तो ये भी कह देते हो कई बार कि कुलदीप बिश्नोई 10 गांव के रूट बता के दिखाते। मैं तो कहता हूं 180 बूथ है, कुलदीप बिश्नोई जी को बिठाओ ना मेरे साथ, बिठाओ। वो 180 बूथों पे एक एक आदमी का नाम लिख के बता दे। वो कहते हैं हमारा 60 साल से परिवार है। वो 180 बूथों पे बूथ वाइज मैं आपको 10 व्यक्तियों के नाम दूंगा प्रत्येक बूथ पे। कुलदीप बिश्नोई जी ने ये कहते हैं कि मेरा परिवार है, आदमपुर परिवार है। तो मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, 1,65,000 लगभग 1,65,000 मतदाता हैं। टिकट देने के समय 3 ही व्यक्ति होते हैं, कुलदीप जी, रेणुका जी और बेटा भव्य जी। क्यों नहीं वो सदलपुर के नहीं धर्मेंद्र जी, किसी सदलपुर के किसी व्यक्ति को टिकट देते? क्यों नहीं भोडिया बिश्नोइयों के किसी व्यक्ति को टिकट देते? क्यों नहीं बुढ़ाग में इतना लंबा समय जल संघर्ष समिति का चुनाव एक सीट लड़ा, लुटवा दो उनकी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं लोकतंत्र है। बाबा साहब ने हमारे ये तय किया था कि पेट से राजा नहीं, लोहे के बक्से से राजा पैदा होगा। मैं तो कहता हूं अगर परिवार है, मैं देखो कांग्रेस, मैं कहता हूं लोकल उम्मीदवार लाओ, मजा आ जाएगा चुनाव में। हार जीत परमपिता परमात्मा तय करेंगे, मजा आएगा चुनाव में, और आदमपुर को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और इसी तरीके कुलदीप जी, जो आदमपुर को अपना क्षेत्र, अपना प्यार मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, 3 लोगों को छोड़ के चौथे व्यक्ति को टिकट देके दिखा दें,
मैं न्योड़ीगा हूं, सामान्य किसान का परिवार से हूं मैंने 2014 में चुनाव लड़ा और उसके बाद से मैं लगातार लोगों के बीच में हूं। मन है, राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की, क्यों नहीं होगी। हर व्यक्ति की होती है, जो पहली क्लास में दाखिला ले वो भी सोचता है मैं अधिकारी बनूंगा। तो मेरी बिल्कुल राजनीतिक इच्छा है, परंतु मैं कहता हूं कुलदीप जी को, और मैं इस चीज के लिए अगर मुझे कहीं बलिदान देना पड़ा, मुझसे बेहतर कोई आदमी अगर संघर्ष करता मुझे नजर आया, मैं उसके साथ लगने का काम करूंगा धर्मेंद्र जी। और कुलदीप जी और कांग्रेस को चैलेंज करता हूं, दो ना किसी लोकल को, स्थानीय कोई उम्मीदवार को टिकट। कुलदीप बिश्नोई जी सतेंद्र जी का चैलेंज स्वीकार करेंगे या नहीं, इसका जवाब तो आप सब लोगों के पास होगा दोस्तों। धर्मेंद्र जी, मैं एक चीज, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहूंगा। वो कहते हैं हम, उन्होंने इतना लंबा समय लड़ा कि स्थानीय को दें। नहीं, उन्होंने इतना समय लड़ा कि परिवारवाद के खिलाफ है हम। आज परिवारवाद के खिलाफ है, कुलदीप बिश्नोई जी के खिलाफ थोड़ी है, पार्टी में लाए आज भारतीय जनता पार्टी में, चलो मेरा तो बहुत छोटा कार्यकाल रहा 3.5 साल का, उनके पूर्व चेयरमैन सुखबीर डुड्डी जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के क्यों छोड़ गए? आज पूर्व प्रत्याशी 2014 के जिन्होंने मेरे सामने चुनाव लड़ा, मेरे बड़े भाई करण सिंह राणौलिया जी, वो भी चले गए, जो प्रदेश के संगठन के व्यक्ति थे, प्रदेश सचिव रहे संगठन में, चेयरमैन रहे और आरएसएस के तृतीय वर्ष शिक्षित हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी देना जवाब, क्यों नहीं एक सामान्य कार्यकर्ता को 2019 में 14 में, करण सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं परंतु आदमपुर के नहीं है, 2014 में उन्होंने आदमपुर से बाहर कैंडिडेट दिया भारतीय जनता पार्टी में, 2019 में उन्होंने आदमपुर से बाहर का कैंडिडेट दिया, उससे पहले भी कभी प्रोफेसर गणेशी लाल जी को चुनाव लड़ाने का काम किया। लोकल व्यक्ति को टिकट देते हो, क्यों डरती हैं ये बड़ी पार्टियां? वो तो फिर वो बात आ जाती है ना, अलायंस है इनका। हाँ, जो आप लोग कहते हैं कि अलायंस, फिर ये आप मानिए कि ये बड़ी पार्टियां ऊपर लेवल पे सेटिंग करके आदमपुर विधानसभा के सामान्य कार्यकर्ता को, जो वहां की जमीन की स्थिति से वाकिफ है, जो वहां की एजुकेशन की स्थिति से, जो वहां की हेल्थ की स्थिति से जो वाकिफ है, जो वहां की लड़ाई लड़ सकता है, उनको दरकिनार करने का काम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी करती है। दोस्तों, ये थे सतेंद्र सिंह, जो आम आदमी पार्टी का पटका इनके गले में है और निश्चित तौर पर इनको मौका मिला तो आदमपुर में कैंडिडेट भी बनेंगे। और कुलदीप बिश्नोई से जिनका इनका राजनीतिक लड़ाई है, बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, और ये कुलदीप बिश्नोई को टक्कर देने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई या चौधरी भजनलाल परिवार आखिर में आते आते चुनाव जीत जाता है। इनका ये कहना है कि इस बार स्थानीय की लड़ाई है, और कुलदीप जी को ये स्थानीय कैंडिडेट इसलिए नहीं मानते क्योंकि कुलदीप जी अपने विधानसभा क्षेत्र में कम आते हैं, ऐसे इनके आरोप हैं। चुनाव होगा, सारी पार्टियों के कैंडिडेट आपके सामने आएंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे, आप सबको अपने हिसाब से तोलें। आपको जिस कैंडिडेट में ये दम लगे, जिस कैंडिडेट में ये लगे कि आपके काम करवाएगा, क्योंकि आदमपुर वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे 20-25 गांव में तो सीरियसली पीने के पानी की दिक्कत है। 1966 में दोस्तों हरियाणा बना है, और 1966 में हरियाणा बनने के बाद अगर आज भी किसी विधानसभा क्षेत्र के गांव में पीने के पानी की दिक्कत है, तो ये सारी पार्टियों के लिए और सारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बड़े ही शर्म की बात है। आदमपुर हलके के लोगों को निश्चित तौर पर सारे लोगों से ये सवाल पूछने चाहिए कि आप हमें पानी देंगे या नहीं देंगे। सतेंद्र सिंह से कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि इनको अपनी बात कहने का अवसर दूं। जल्दी मौका मिलते ही कुलदीप बिश्नोई से भी बात करेंगे और उनसे भी आदमपुर हलके से जुड़े चुनावी सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा उसको भी आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। सतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी।